नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक और टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो ना केवल आपके 8th क्लास में काम आने वाला है वरन 9th और 10th क्लास में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए समझेंगे पूरा चैप्टर एकदम बारीकी से और करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशन को देंगे एक नया बूस्ट। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के सेशन को और समझते हैं शुरुआत से ही एक एक चीज बहुत आराम से। तो सबसे पहले बच्चों, यदि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल समझना है तो आपको प्लेन सरफेस समझना बहुत जरूरी है। प्लेन सरफेस क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस लाइक पेपर इज अ प्लेन सरफेस, है ना। यदि अगर मैं यहां पर कोई भी 2 डायमेंशन वाला एक फ्लैट सरफेस बना लूं इस तरीके से, है ना, तो मैं इसको कहूंगा प्लेन सरफेस, या इन शॉर्ट यूं कह लो कि जिसके पास 2 डायमेंशंस हैं उसको मैं क्या कहता हूं? प्लेन सरफेस, है ना। और यहीं पर बात होगी सारे क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ 2 डायमेंशनल फिगर, है ना। तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल फिगर जो है वो बनाए कहां जाते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि 2 डायमेंशनल फिगर्स जो हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं? एक प्लेन सरफेस पर बनाए जाते हैं। आगे चलकर जब आप लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल फिगर, तो 3 डायमेंशनल फिगर जो है वो स्पेस में बनाए जाते हैं और स्पेस कैसा होता है? 3D होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट मुझे। प्लेन कर्व क्या होते हैं बच्चों? तो प्लेन कर्व ऐसे कर्व होते हैं जिनको बिना पेन या पेंसिल उठाए हुए कहीं पर भी हम लोग घुमा सकते हैं, है ना। व्हेन वी गेट अ कर्व बाय जॉइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल इज अ प्लेन कर्व, है ना। जैसे अगर सपोज मैं यहां पर कुछ कर्व बनाने की कोशिश करूं, जैसे ये जो कि मैंने बिना पेंसिल उठाए इस तरीके से बना दिए हैं, तो इनको मैं क्या कहता हूं बच्चों? प्लेन कर्व। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, ओपन कर्व और क्लोज कर्व, है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे कर्व जो कहीं ना कहीं से जिनका मुंह खुला हुआ है ना, जो पूरी तरीके से क्लोज्ड नहीं है, ऐसे कर्व को मैं क्या कहता हूं? ओपन कर्व। और जो सब तरीके से पूरे पैक्ड हैं, जिनका मुंह कहीं से भी नहीं खुला हुआ है, सारी तरीके से कवर है, उनको मैं क्या कहता हूं? क्लोज्ड कर्व, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे फिगर्स जिनको बिना पेन पेंसिल उठाए बनाया जा सकता है उनको हम लोग बोलते हैं कर्व। और ये 2 टाइप के होते हैं, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो फिगर्स है मेरे पास, ये क्या है? ओपन कर्व। और ये सारे फिगर्स जो हैं वो क्या है मेरे पास? क्लोज्ड कर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ही दिया गया है नेक्स्ट हमारे पास। पॉलीगन्स क्या होते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और इसको समझना बहुत जरूरी है। पॉलीगन्स क्लोज्ड फिगर्स जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। और इस परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य होता है वो होता है ट्राइंगल, जो कि 3 साइड से मिलकर बना होता है ना। फिर इसी तरीके से 4 साइड से मिलकर बनने वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड से मिलकर बनने वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं पेंटागन। इसी सीरीज में चलता जाता है हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, इस तरीके से ये बात पूरी चलती जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 3 साइड वाले फिगर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्राइंगल। देन 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन, है ना। तो इस तरीके से कोई भी फिगर जो क्लोज्ड है और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीगन। और जब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज्ड फिगर, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉलीगन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं। एनी लाइन segment which connects the 2 non-consecutive vertices of a polygon is called diagonals, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ डायगोनल्स बनाकर बताता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे पास यह है एक क्वाड्रिलेटरल, है ना, और इस क्वाड्रिलेटरल को यदि अगर मैं नाम दे दूं कुछ ए बी सी डी, है ना, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव, है ना, उन्होंने कहा है नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसिस को मिलाने वाली जो लाइन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पर एक पेंटागन बना लूं, है ना, यहाँ पर ये जो है मेरे पास ए बी सी डी ई, अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करूं बच्चों तो ये, है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये और ये, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से ये मिलाया जाएगा और ये मिलाया जाएगा, है ना।
ये भी हो गया हमारे पास, इससे मिलकर हमारे पास दो साइड ये बन गई, इससे मिलकर दो साइड ये बन गई, इससे मिलकर दो साइड ये बन गई। ये जो है हमारे पास ये क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स ऐसी लाइंस जो भी किसी भी पॉलीगन्स की नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसिस को मिलाकर बनाई जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और समझते हैं क्या है नेक्स्ट हमारे पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस बात को आपको बनाकर समझाता हूँ, तो ये बात आप लोग ध्यान से समझ पाएंगे, है ना। मैं बात कर लेता हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की, तो आप ज्यादा अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, द पॉलीगन विच हैव ऑल द डायगोनल्स इनसाइड द फिगर आर नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, है ना, तो रेक्टेंगल जो है वो टाइप है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन का, है ना। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन को हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, है ना। सबसे पहली चीज तो यो हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इसके सारे डायगोनल्स अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, सारे के सारे डायगोनल्स जो हैं वो क्या होंगे हमारे पास, अंदर की तरफ होंगे। और दूसरी चीज, इसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, है ना। और यदि अगर मैं बात कर लूं कॉनकेव पॉलीगन्स की, तो ये रहा भैया कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, है ना। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीगन। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यदि अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और ये रहा मेरे पास डी, तो इसका एक डायगोनल्स तो यहाँ पर बनेगा और दूसरा डायगोनल जो है वो बाहर की तरफ बनेगा। तो इसकी एक पहचान यही है कि इसका जो एक आध डायगोनल है वो बाहर की तरफ बनता है। और आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें जो एक एंगल है वो 180 डिग्री से भी बड़ा है, लेकिन इसके सारे एंगल जो है वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो यही अंतर है हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में और देखते हैं क्या दिया गया है मेरे पास, रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। इस चैप्टर को पढ़ते समय रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसका जिक्र बहुत ज्यादा किया गया है। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज, किसी भी पॉलीगन को रेगुलर होने के लिए उसकी सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए, है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए कि किसी भी पॉलीगन को रेगुलर होने के लिए उसकी सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और उसके सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मेरे पास यदि अगर एक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। फिर यदि अगर मैं उसके बाद बात करूं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि जिसकी सारी की सारी साइड्स हमारे पास बराबर हैं। तो ये जो फिगर्स हैं ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, रेगुलर फिगर्स, है ना, या रेगुलर पॉलीगन्स, जिनकी सारी साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल्स हमारे पास बराबर हैं। ठीक है, ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं और जिनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं। और यही हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। चलिए आगे बढ़ेंगे और समझते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। जब कभी भी आप 8th क्लास पढ़ रहे हो, 9th क्लास पढ़ रहे हो, 10th क्लास पढ़ रहे हो और इवन फर्दर हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन रिमेन्स द सेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉलीगन। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत कम बच्चों को मालूम होती है, इन शॉर्ट में ये कहूं कि बहुत सारे टीचर्स भी बच्चों को नहीं बताते हैं। तो आपको यदि अगर किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना, तो सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है इसको मैं बता देता हूं एक ट्राइंगल के माध्यम से। जैसे अगर सपोज मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो इंटीरियर एंगल वो होते हैं बच्चों जो अंदर की तरफ बने होते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसी तरीके से जब कभी भी आप बाकी के पॉलीगन्स की बात करें, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला फिगर है, उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। इसी तरीके से हम फर्दर आगे बढ़े
तो कौन से पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है n/2 - 180। अगर इसी सीक्वेंस में मुझे आगे बढ़ना है और मुझे पता करना है कि मेरे पास क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है ना, तो मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर जरा बहुत ध्यान से समझना। जैसे अगर सपोज मान लीजिए ये है मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल, और अगर मुझे इसके सारे एंगल्स का सम पता करना है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ n/2 इंटू 180। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स क्या है 4, 4 - 2 इंटू 180। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 इंटू 180, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 360। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं पता करना चाहूं कि पेंटागन के सभी एंगल का सम कितना होता है, तो लीजिए मैं इसको भी निकालता हूं। मैं ये जानता हूं कि पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, तो n/2 इंटू 180। यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पर साइड्स जो है उनकी संख्या 5 इंटू 180। 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा इंटू 180। 18 3 जा 54, तो ये आ जाएगा हमारे पास 540 डिग्री। यानी कि पेंटागन के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 540 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझेंगे अगला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n/2 इंटू 180 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। और किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल के सम को ही हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है यह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मुझे दिया गया सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक्सटीरियर एंगल होते क्या है ना। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, और ये रहे इसके इंटीरियर एंगल, और यदि अगर मैं इन्हीं की साइड्स को एक्सटेंड कर लूं, जो बाहर की तरफ एंगल्स बन रहे हैं ये क्या है मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन है ना, ये बहुत काम आने वाला है बच्चों पूरे चैप्टर में आपके। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360 डिग्री। यहाँ पर भी अगर मैं ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की बात कर लूं, ये हो जाएगा मेरे पास x y और z, इन सब का सम कितना होगा x प्लस y प्लस z बराबर कितना होगा मेरे पास 360। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल की। और इससे पहले जब हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करी बच्चों, तो वो क्या था हमारे पास इंटीरियर एंगल के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल टू इर्रेगुलर पॉलीगन ऑल्सो। द सम विल रिमेन द सेम वेदर इट इज अ रेगुलर और इर्रेगुलर, स्मॉल और लार्ज पॉलीगन। पॉलीगन किसी भी टाइप का हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इर्रेगुलर हो, चाहे वो फिर बड़ा हो चाहे फिर वो छोटा हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन तो नहीं है, खैर छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, एनी क्लोज्ड पॉलीगन विथ 4 साइड्स है ना। क्वाड्रिलेटरल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड से मिलकर बनने वाला क्लोज्ड फिगर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि ये रहा हमारे पास है ना। और क्वाड्रिलेटरल भी जो है वो 2 टाइप के हैं, एक है हमारे पास कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव है ना। इसको मैं बोल देता हूं, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये जो है हमारे पास बच्चों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ना। ये जो है हमारे पास ये है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और ये जो है ये है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और हम इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। आप देखेंगे इसके जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल है ना, लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक, इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो क्या है अंदर की तरफ बनेंगे। कहीं तो मैं बनाकर भी बता देता हूं, जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसके जो डायगोनल्स हैं दोनों अंदर की तरफ बनेंगे है ना, और सारे एंगल्स इसके क्या हैं 180 डिग्री से छोटे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो इसका एक डायगोनल यहाँ बनेगा और एक डायगोनल जो है वो यहाँ की तरफ बनेगा, और एक एंगल जो है इसमें वो 180 डिग्री से भी ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज्ड फिगर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स बराबर होंगी और चारों एंगल्स बराबर होंगे,
फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, है ना। तो जो हमें हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं बच्चों, वो है हमारे पास बेसिकली 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल, है ना। सबसे पहले यदि अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल, ठीक है, और उम्मीद करूं कि आप सभी लोगों ने रेक्टेंगल देखा होगा कि रेक्टेंगल कैसा बनता है तरीके से। देन फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पर दूसरे टाइप की, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जो है बच्चों वो कुछ इस तरीके से होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती है। तीसरे टाइप की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वो है हमारे पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, है ना। और पैरेललोग्राम कैसे बनता है, तो लीजिए ये भी मैं बनाकर बता देता हूँ। ये रहा आपके पास एक पैरेललोग्राम। ठीक, अभी चलकर आगे चलकर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चौथा जो है हमारे पास, दैट इज रोम्बस। रोम्बस की जब जब बात आती है मेरे दिमाग में आती है काजू कतली, है ना। काजू कतली का जैसा शेप होता है ऐसा होता है हमारे पास रोम्बस। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं पांचवें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम जो होता है बच्चों ऐसा होता है, लीजिए मैं ट्रेपेजियम बनाता हूँ। ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज काइट। ठीक है, और काइट जो होती है बच्चों वो ऐसी होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास काइट होती है। तो ये रहे हमारे पास 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल जिनके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, और प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए मैं यहाँ पर मेरी बोर्ड के थोड़े से हिस्से कर लेता हूँ ताकि मुझे चीजें अच्छे से बताने में मजा आए, है ना। ऐसे करते हैं, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये लीजिए। और मैंने यहाँ पर कर लिए हैं 6 हिस्से अपने बोर्ड के। ठीक, पर ये लाइनें जो हैं वो सीधी नहीं जा रही हैं, ये थोड़ा सा मज़ा सा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, लीजिए फिर से मैं बनाता हूँ, है ना, ताकि ये सीधी दिखें तो आई मज़ा फिर। यस, अभी बहुत हद तक सीधी है। अभी मामला थोड़ा ठीक है। लीजिए अब हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके सारे क्वाड्रिलेटरल का। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बच्चों रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जरा बेहद ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। अगर अब मैं इसके डायगोनल्स भी बना लूं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। और सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। चारों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स, ये मेरा बोर्ड कवर कर रहा है, यस, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, फिर हम इसके बाद बात करते हैं बच्चों स्क्वायर की। तो स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरीके का फिगर है जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं और ये रहे इसके डायगोनल्स। ठीक है,
यहां पर हम इसके बारे में लिखते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, diagonals are also equal, है ना। और साथ ही साथ हमारे पास इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग और बच्चों जिक्र करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूंगा। ये ए, बी, सी और ये डी, है ना। और ये रहे हमारे पास इसके डायगोनल्स, ठीक। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग लिखते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। पैरेलल का साइन बना दूं मैं। डायगोनल्स मे बी इक्वल और नॉट, है ना। डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। डायगोनल्स ये अलग अलग केस होते हैं, अगर हम इसमें जाएंगे तो बहुत डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। डायगोनल्स में और मे नॉट, और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स का मतलब है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है बच्चों वो इसके बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, लेकिन अभी जितनी जरूरत है उतना हम समझते जाएंगे, फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग इसको फर्दर डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस के अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों ये इक्वल तो नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को पेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब है 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। इसके बारे में यदि अगर मैं लिखूं तो ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and diagonals bisect each other at 90 degree. Diagonals bisect each other at 90 डिग्री। और एक बात और मैं लिख दूं क्या, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम लोग ट्रेपेजियम की, है ना। ट्रेपेजियम जो है बच्चों एक इस तरीके का शेप होता है ना। इसके अंदर एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक। एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं ये पैरेलल है। वन पेयर ऑफ इज पैरेलल, ठीक है। दूसरी चीज ये जो नॉन पैरेलल साइड है, कभी अगर मान लो ये इक्वल हो गई तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इफ नॉन पैरेलल साइड, if non-parallel sides of trapezium, non-parallel sides of trapezium are equal, then it is called isosceles trapezium। ऐसे ट्रेपेजियम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एक लास्ट टाइप की, दैट इज काइट। और काइट जो होती है बच्चों वो ऐसी होती है, ठीक है। काइट जो है वो कुछ इस तरीके का शेप है
और इसकी जो है वो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, इसकी जो है वो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर मेरे पास लिखने के लिए अभी फिलहाल के लिए केवल इतना ही है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एक चीज और मैं लिख सकता हूँ, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये रहे हमारे पास जितने भी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे और उनकी तमाम प्रॉपर्टीज, है ना। तो उम्मीद करूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो को पॉज कर नोट जरूर कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं दोबारा से किसी वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब है मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस जिनके माध्यम से करेंगे हम हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 60 डिग्री। तो हम ये जानते हैं बच्चों कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो उन्होंने यहां पर दिया गया है, हम ये बात जानते हैं, we know that sum of all exterior sum of all exterior angle of any polygon is 360 डिग्री। और यहां पर मुझे दिया गया है ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर, है ना, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। यहां पर हमारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन measure of each exterior angle, each exterior angle जो है वो कितना दिया रखा है हमें 60 डिग्री। इस सिचुएशन में हमें नंबर ऑफ साइड्स निकाल कर बतानी है। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आप क्या करना बच्चों कि जो भी हमारे पास टोटल सम है 360 को एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देना, यहाँ पर आ जाएंगी हमारे पास 6 साइड्स, और 6 साइड वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागन, ठीक है। यानी कि ये क्या रहा होगा हमारे पास, हेक्सागन। क्लियर है, बहुत इत्मीनान से आराम से समझें। जैसे ही क्वेश्चन हो जाए वीडियो को पॉज कर नोट करें, सारी चीजें अच्छे से समझें, देन मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 108 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, है ना। अभी यदि अगर मुझे इंटीरियर एंगल दिया गया है तो एक बात मैं और बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में या फिर किसी भी पॉलीगन में हमेशा ध्यान रखना कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। ये बात मैं लिख भी देता हूं, इन ऑल पॉलीगन, इन ऑल पॉलीगन, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा। अभी हमारे केस में हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है बच्चों 108 डिग्री। तो अगर मैं यहां से एक्सटीरियर एंगल निकालूं तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 108 डिग्री, और 180 में से अगर मैं 108 माइनस करूं बच्चों यहाँ पर बचेगा मेरे पास 72 डिग्री। अभी अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। यदि अगर मैं 72 से इसको डिवाइड कर लूँ तो 36 वन जा 36, 36 टू जा 72, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 10/2, और इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो यह आ जाएगा 5, है ना। तो यहाँ पर इस पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो क्या है 5, और 5 साइड वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं
पेंटागन। ठीक है, जितनों का मालूम है उतने को तो हम लिख ही सकते हैं, फिर अगर ऐसे 11 12 13 14 आने लगी फिर उसके बाद हम लोग उसको साइड्स के माध्यम से ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, 5 साइड वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागन। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेम द पॉलीगन हुज साइड्स आर 3 4 एंड 6। तो 3 साइड वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। 3 साइड वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है। ठीक, फिर उसी तरीके से 6 साइड वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, और फिर मैं आगे भी आपको बता दूं, 7 साइड वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं हेप्टागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, 9 साइड वाले को नैनोगन और 10 साइड वाले को डेकागन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 साइड वाले फिगर को ट्राइंगल, 4 साइड वाले फिगर को क्वाड्रिलेटरल और 6 साइड वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। तो चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। भाई साहब ऑक्टागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड होती हैं। नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर ऑक्टागन की बात हो रही है ना, यानी कि सारी साइड्स बराबर और सारे एंगल्स बराबर। नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन कितनी होती हैं, 8 साइड होती हैं। उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। उन्होंने इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं दिया गया है, तो जब कभी भी अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप बाय डिफॉल्ट इंटीरियर माने, और मैं तो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों निकाल कर बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स हमने देखी 8 है, तो हम देखते हैं कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, मेजर ऑफ, पहले इंटीरियर निकाल देते हैं, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला क्या था हमारे पास बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, 2 इंटू 180। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस टू इंटू 180। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 इंटू 180। 18 5 जा 90 और 18 6 जा होता है 108। ये हो जाएगा हमारे पास 1080 है ना। तो ये आ गया मेरे पास, ईच नहीं, ये तो सारे एंगल्स का सम आ गया है ना। ये जो है बच्चों सारे एंगल्स का सम आ गया है हमारे पास, तो मुझे इसको ईच एंगल लिखना सही नहीं होगा, तो मैं क्या करूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कर देता हूँ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दूर हो गया थोड़ा सा ये, चलिए पास कर देते हैं हम इसको। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो है वो कितना आ गया, 1080। ईच इंटीरियर एंगल अगर मैं निकालूं तो ईच इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा मेरे पास 1080 डिवाइडेड बाय 8 है ना। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 8 1 सा 8, 2 इधर जाएगा 28, 8 3 इधर 24 और 4 इधर गया, 8 5 जा 40, यानी कि इसके सारे एंगल का जो मेजर है वो कितना आ जाएगा, इंटीरियर एंगल का 135 डिग्री। और यदि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालूं, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम ये बात जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है बच्चों वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यदि अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो मैं क्या करूं, 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 180 में से 135 में अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास बचेगा 45 डिग्री, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 45 डिग्री ऑक्टागन का, और इंटीरियर एंगल जो है वो 135 डिग्री, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो है वो 1080 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो हम जानते ही हैं कि सारे पॉलीगन्स का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। क्लियर है, वीडियो को पॉज करें, बहुत अच्छे से समझें, नोट करें और फिर बढ़े अगले क्वेश्चन पर। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है बच्चों,
व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, है ना। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक बार मैं फिर लिख देता हूं कि रेगुलर पॉलीगन होने के लिए, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन क्या क्या चीजें जरूरी हैं कि उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि उसके सारे एंगल्स इक्वल हों, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, उसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हो और उसके सारे एंगल्स आपस में बराबर हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विच हैज 9 साइड्स। हमें बताना है कि यदि अगर किसी पॉलीगन के पास 9 साइड्स हैं तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, सब नहीं पूछा, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल पूछा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल हैविंग 9 साइड्स, हैविंग 9 साइड्स। तो आपने क्या करना है कि टोटल जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, और इसको डिवाइड कर देना है 9 से। 9 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 40 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की 9 साइड्स हैं तो उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, मतलब एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है 40 डिग्री। और यदि अगर यहीं पर अगर मुझे इंटीरियर एंगल भी पूछ लिया जाता, ईच इंटीरियर एंगल, ये भी मैं बता देता हूं, ईच इंटीरियर एंगल जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 180 माइनस 40, है ना। यानी कि ये कितना बचेगा 140 डिग्री, क्योंकि हम ये बात भली भांति जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन हमसे केवल इतना ही पूछा गया था, ये हमारा आंसर है ना। एग्जाम में एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो केवल समझाने की बात है, तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता सकूं उतना ज्यादा बेहतर होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ओ ओ ओ, एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ठीक तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि यदि अगर मुझे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल चाहिए है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी मुझे मैक्सिमम मिनिमम इंटीरियर एंगल की, है ना। मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है किसी भी रेगुलर ट्राइंगल का, और रेगुलर ट्राइंगल होने का मतलब क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, हम ये बात जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, और सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं तो सम ऑफ ऑल एंगल्स जो है ट्राइंगल के कितने होते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो है वो कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। और ये तीनों एंगल्स अगर आपस में बराबर होंगे, है ना, ये तीनों एंगल अगर आपस में बराबर होंगे, ये भी x ये भी x ये भी x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स बराबर कितना हुआ 180 डिग्री, है ना। यानी कि x प्लस एक्स में कितना लिख सकता हूँ 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 180 डिवाइडेड बाय 3, तो इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूँ ये आ गया मेरे पास 60 डिग्री। यानी कि मिनिमम मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो कितना हो सकता है 60 डिग्री। जब मिनिमम इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा तभी तो भाई साहब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना। तो अब मैं बात कर लूं मैक्सिमम इंटीरियर एंगल फॉर एनी पॉलीगन, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी पॉलीगन, फॉर एनी पॉलीगन क्या मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वो भी रेगुलर की बात कर रहे हैं वो, है ना, रेगुलर होना चाहिए।
तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का कितना हो सकता है 120 डिग्री, और मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का कितना हो सकता है 60 डिग्री। तो यही बात शायद अगले क्वेश्चन में पूछी गई है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। तो लीजिए यहाँ पर मैंने आपको हालांकि जस्टिफिकेशन पूरा पिछले क्वेश्चन में दे दिया गया है, एक बार और ले लीजिए। यदि अगर मुझे मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है, ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, उसके लिए मुझे जरूरत है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की, है ना। फॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल ऐसा कर देता हूं मैं, फॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल वी नीड मिनिमम, या मैं कह लूं स्मॉलेस्ट पॉलीगन, वी नीड स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन, जो कि क्या होगा, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, है ना। और हम ये बात जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, और चूंकि ये रेगुलर है तो इसके सारे एंगल्स बराबर होंगे। तो फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, तो फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, all angles are equal, all interior angles are equal, इसके सारे इंटीरियर एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, जिसको मैं सपोज कर ले रहा हूं कि ये क्या है x है, ये x और ये भी x। तो इसका मतलब क्या है x प्लस x इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 ओवर 3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, दैट इज आवर आंसर। तो ध्यान रखना मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है 120 डिग्री फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है बच्चों? वीडियो को पॉज करें, बहुत अच्छे से समझें, नोट करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और फिर आगे बढ़ें। लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके मुझे 3 एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं और चौथा मुझे निकालना है। तो हम ये बात जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। हमारे क्वेश्चन में हमें 3 तो दिए गए हैं जो कि क्या है 90 प्लस 60 प्लस 110 प्लस चौथा x है इज इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री। तो 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 10 260, 150 प्लस 1110 यस 260 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 260, तो x बराबर हमारे पास कितना बचेगा 100 डिग्री। ठीक है, यही है हमारा आंसर। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकाल कर बतानी थी। क्लियर है? देखें आराम से, इत्मीनान से समझें, नोट करें और फिर आगे बढ़ें। ये शायद थोड़ा सा कट रहा है। लीजिए अभी क्लियर है ना। x की वैल्यू मुझे निकालनी थी यहाँ पर। तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इन द गिवन पैरेललोग्राम PQRS एंगल R इज इक्वल्स टू 80 डिग्री देन फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, है ना। तो यहाँ पर मुझे एंगल R दिया गया है
और हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर, और ध्यान से समझें। अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का। और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। और ये 100 डिग्री है तो उसके कारण ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो मैंने ओरली तो आप लोगों को बता दिया, बट इस बात को आप लोग लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले यदि अगर मैं बात करूं इन पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम को अब हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे ना, पैरेलल लाइन और ऊपर जीएम। ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों पैरेललोग्राम में। कक्षा 8 के बच्चों को नहीं मालूम होता है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फैमिलियर होते जाएंगे कि पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, जिसके कारण एंगल आर बराबर हो जाएगा किसके, एंगल पी के, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, 80 डिग्री के। फिर मैं बात करता हूं सिंस एंगल पी प्लस एंगल एस बराबर कितना है हमारे पास, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। और रीजन क्या देंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको आप ही बता देता हूं। एंगल P बराबर कितना है मेरे पास, 80 डिग्री, और एंगल S मुझे नहीं मालूम है, ये बराबर कितना है, 180 डिग्री। एंगल S बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, ये बचेगा बच्चों हमारे पास 100 डिग्री। और एंगल S बराबर है हमारे पास किसके, एंगल Q की, है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे पास 100 डिग्री के। ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पर भी मैंने यही किया था, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने दो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, यदि अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं, है ना, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, है ना। और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी ये जो एंगल्स होते हैं ये को इंटीरियर एंगल है, जिनको हम लोग पैरेललोग्राम की भाषा में क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो इसीलिए एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, अरे जल्दी से बता दो, आ रहा है मजा। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा सा पानी ले लूं मैं ना, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरों से डरता हूं मैं मां। लीजिए अगला क्वेश्चन। इन अ रेगुलर पॉलीगन द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल is 1:4. Find the number of sides of this polygon. Okay, तो लीजिए 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 लीजिए, हम ये बात जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, और वो हमें रेशो में दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट, है ना, एक्सटीरियर एंगल, लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्स एंड इंटीरियर एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में उनकी रेशियो दे रखे हैं, हम इसको क्या मानेंगे, 4x, और x प्लस 4x बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिवाइडेड बाय 5 से अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो 5 3 ज़ा 15, ये इधर गया, 5 6 ज़ा 30, x बराबर आ गया मेरे पास 36 डिग्री, है ना, यानी कि एक्सटीरियर एंगल मुझे मालूम चल गया।
तो अब मैं आसानी से नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकता हूं। तो लीजिए, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, और शुरुआत में भी हमने बहुत किया है कि 360 को आप एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें। यहाँ पर आ जाएगा 10 साइड्स, यानी कि उस पॉलीगन की कितनी साइड्स थी बच्चों? 10 साइड थी, है ना। और यही है हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, इत्मीनान से समझें और फिर आगे बढ़ें। क्लियर है? अरे कह दो इतनी बात क्लियर है? तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है? बाय ड्राइंग काइट फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। वैसे तो मुझे मालूम है कि किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उसका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन में निकाल कर बताओ तो कितना होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल ए की बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं बच्चों एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल ए, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, यानी कि ये कितना बचेगा? 120 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल बी की, तो वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, 180 माइनस 110, ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल सी की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 80, यानी कि ये कितना आ गया? 100 डिग्री। और इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल डी, एक्सटीरियर एंगल डी की अगर मैं बात करूं तो 180 माइनस 110, ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, अब उन्होंने कहा है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, sum of all exterior angle is equals to 120 plus 70 plus 100 plus 70। यदि अगर हम इन सबको जोड़ लें तो 70 70 140, 140 और 120 260, और ये 360, है ना। वैसे तो मुझे पता था किसी भी पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। लेकिन उन्होंने यहाँ पर डायग्राम देकर पूछा है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से निकाल कर बता देना बेहतर होगा। ठीक है, अरे कह दो ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई साहब यहाँ पर मुझे दो एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं और तीसरा मुझे बताना है। अब आपके दिमाग में एक खुरापात चल रही होगी कि सर आपने बताया था कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है ना, यहाँ तो 125 दे रहे हैं। तो भाई साहब हमने बात करी थी रेगुलर पॉलीगन की, है ना, और ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन पहले आया था कि मैंने अभी अभी बच्चों को बताया है कि भाई साहब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का 120 डिग्री हो सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ 125 कैसे लिख दिया? तो भाई साहब ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, इररेगुलर पॉलीगन का हो सकता है। ठीक, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकाल कर बतानी है। हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, sum of all exterior angle of any polygon is equals to कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125 प्लस 125 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 डिग्री। तो 125 प्लस 125 250,
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x बराबर 360 माइनस 250, तो x बराबर कितना बचेगा बच्चों? 110 डिग्री। यही है हमारा। ठीक है, आ रहा है मजा? क्लियर है इतनी बात सभी को? फटाफट से बता दें तो ले लूं फिर मैं अगला क्वेश्चन। मुझे क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एन। यस, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फाइंड द अदर एंगल आई एंड जी। आई और जी मुझे निकाल कर बताना है। तो बच्चों ये बात हम जानते हैं कि आर प्लस जी, आर प्लस जी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। और ये है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल आर हमें कितना दे रखा है? 70 डिग्री। एंगल जी के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है, तो एंगल जी बराबर 180 माइनस 70 यानी कि कितना बचेगा? 110 डिग्री। और एंगल जी बराबर है किसके? एंगल आई के, है ना। और ये दोनों बराबर हैं कितने? 110 डिग्री। ये है हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मुझे क्या क्या निकालने थे? एंगल जी और एंगल आई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एंगल जी बराबर भी कितना है? 110 डिग्री। और एंगल आई बराबर भी कितना है? 110 डिग्री। और यही हमारे आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो बढ़ जाऊं फिर मैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है? लीजिए, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल मेजर्स and the fourth angle is 120 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच इक्वल एंगल। ठीक है, लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल। सपोज ऐसा कुछ रहा होगा मेरे पास क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, जिसके तीन एंगल्स इक्वल हैं। और एक एंगल मुझे दे रखा है, ये कितना है? 120 डिग्री। और ये तीनों एंगल जो हैं ये बराबर हैं, तो इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स, है ना। लेट angle A is equals to 120 degree and angle B is equals to angle C is equals to angle D बराबर क्या है? हम ये बात जानते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, जिसमें से हमारे पास एंगल A जो है ये कितना है? 120 डिग्री प्लस ये हमने क्या मान रखे हैं? x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना है? 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120, तो 3x बराबर आ जाएगा हमारे पास 240। तो x बराबर 240 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि ये बचेगा 80 डिग्री। इस लिहाज से हम ये लिख सकते हैं एंगल बी बराबर है किसके? एंगल सी बराबर है किसके? एंगल डी। और ये सब बराबर हैं हमारे पास 80 डिग्री के। ठीक है, ये रहे हमारे आंसर। क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से। तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स मुझे बताना है, जबकि उसका एक्सटीरियर एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो अब तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए हैं बच्चों। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल मालूम है, मैं क्या करूं? 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से यदि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो भाई साहब 360 डिवाइडेड बाय 45, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। और इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो ये आ जाएगा 8 साइड्स, है ना।
सीधी और आसान भाषा में, यदि अगर किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो उसकी कितनी साइड्स होंगी? 8 साइड्स होंगी। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है? इन द गिवन ट्रेपेजियम PQRS फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, पर ये क्या है बच्चों? ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम की दो साइड्स पैरेलल होती है ना? तो ये जो हो जाएंगे ये क्या होंगे हमारे पास? को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। एक बार फिर से मैं बता दूं, यदि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना? और शॉर्ट में हम लोग इसको बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, यहां से यदि अगर मुझे P और Q दिया गया है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 180 डिग्री। और क्यों है ऐसा? क्योंकि ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल। अब कहेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आप एडजेसेंट एंगल लिख रहे थे। एडजेसेंट एंगल इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो क्या था? पैरेललोग्राम था। ये भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, बस इसके केवल आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? को इंटीरियर एंगल लिखना टेक्निकली या मैथमेटिकली सही रहेगा, है ना? एंगल P की वैल्यू मुझे दी गई है x माइनस 20 प्लस एंगल Q की वैल्यू मुझे दी गई है x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा मेरे पास x माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 40 बराबर कितना आ गया मेरे पास? 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। 40 में से 20 जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 20, तो 2x बराबर यहाँ पर बचा हमारे पास 160 डिग्री। x बराबर 160 ओवर 2, फाइनली वी हैव 80 डिग्री। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों? x बराबर 80 डिग्री इज द फाइनल। x की वैल्यू निकालनी थी, यस। ठीक है, आ रहा है मजा? तो लगभग लगभग ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, हर टॉपिक पर हर तरीके से सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, फटाफट से उन्हें भी करते हैं। तो लीजिए, इन द गिवन पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो निकालते हैं हम लोग x और y की वैल्यू। तो लीजिए, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पैरेललोग्राम ABCD में, इन पैरेललोग्राम ABCD में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल P बराबर है किसके? एंगल D के, और ये दोनों बराबर हैं किसके? 120 डिग्री के। अब भाई साहब एंगल B जो है वो हमें 120 डिग्री दे रखा है, और एंगल B 120 डिग्री है, और D बराबर कितना है? 6y। 6y बराबर कितना आ गया हमारे पास? 120 डिग्री। तो y बराबर 120 ओवर 6। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास, इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 डिग्री। अब हैं हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स, है ना? तो एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है क्या? क्या बोलती पब्लिक? यस, एंगल B प्लस एंगल C बराबर है 180 डिग्री। ये है मेरे पास एडजेसेंट एंगल। और ये थे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री, और एंगल C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5x प्लस 10 बराबर कितना? 180 डिग्री। तो 120 प्लस 10 ये हो गया 130 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? तो बच्चों मन के सच्चों 5x बराबर
कितना हो गया 180 माइनस 130, 5x बराबर 180 में से 130 जाएगा 50, x बराबर 50/5 यानी कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 20। ये रहे हमारे, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है, लीजिए 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 लीजिए, ये लीजिए, इन द काइट PQRS फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू मुझे निकाल कर बतानी है। तो भाई साहब काइट में क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? यस, काइट में हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं, इन काइट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल P जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R के, है ना, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक। और साथ ही साथ एंगल Q बराबर हो जाएगा किसके, एंगल S के। तो एंगल Q जो है वो दिया गया है y और S बराबर दिया गया है 110 डिग्री। ये तो भाई बिना कुछ करे ही आ गया मेरे पास, और यही दोनों हैं हमारे आंसर, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है मजा। ले लूं फिर मैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, इन द गिवन रेक्टेंगल PAIR, इसमें मुझे एंगल दिया गया है केवल एक ये वाला एंगल, है ना, ये है हमारे पास 35 डिग्री। मुझे निकालना है एंगल ARI, है ना, ये वाला एंगल, क्या बोलती पब्लिक, है ना। तो ARI तो मैं निकाल दूंगा क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है ना। और इस ट्राइंगल AIR में मुझे दो एंगल दिख रहे हैं, ARI मैं निकाल दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल AIR में, इन ट्राइंगल AIR में, क्या ही कर रहे हो, AIR में हमारे पास एंगल RAI, एंगल RAI यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल RIA, प्लस एंगल RIA, प्लस एंगल ARI, प्लस एंगल ARI बराबर कितना है 180 डिग्री। और ये है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। RAI ये मुझे दे रखा है 35 डिग्री, RIA ये है 90 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल्स रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री। और ये मुझे निकालना है ARI बराबर कितना है हमारे पास 180 डिग्री। 90 प्लस 35 ये हो जाएगा 125, प्लस एंगल ARI इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ARI बराबर 180 माइनस 125, ये बचेगा बच्चों 55 डिग्री। फाइनली एंगल ARI बराबर कितना आ गया मेरे पास 55 डिग्री, है ना। एक चीज़ तो मैंने निकाली जो मुझे पूछी गई थी, ये आ गई मेरे पास 55 डिग्री। अब मुझे निकालना है एंगल RMI, RMI, ठीक है, RMI यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ठीक है। एंगल RMI निकालने के लिए हम क्या करें, कर देंगे हम,
हमें पूरा भरोसा है कि हम निकाल देंगे। ठीक है, तो समझो जरा। चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें कि अब मुझे निकालना है एंगल आर एम आई और पी एम ए, तो आर एम आई और पी एम ए तो आपस में बराबर होंगे। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं हमारे पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो बच्चों, अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तो एम ए बराबर है किसके? एम आई के। ठीक है, एम ए बराबर है एम आई के। या फिर मैं ऐसा भी कर लूं कि यदि अगर ये एंगल 35 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। और ये कहलाएंगे हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये एंगल 35 डिग्री का है तो ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो अब मैं आसानी से निकाल पाऊंगा, है ना। तो यहां पर मैं बात करता हूं एंगल आर ए आई, है ना, मुझे दे रखा है एंगल आर ए आई बराबर है किसके? एंगल पी आर ए के, एंगल पी आर ए के। और ये है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों बराबर हैं किसके? 35 डिग्री के। बट ये दोनों एंगल्स मिलाकर, ये दोनों एंगल मिलाकर कितने हो रहे हैं? 90 डिग्री। बट बट हमारे पास एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए प्लस एंगल ए आर आई, एंगल ए आर आई, एंगल ए आर आई बराबर कितना हो रहा है हमारे पास? 90 डिग्री। क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे बच्चों? 90 डिग्री के। तो आगे बढ़ता हूं मैं, और यहां से थोड़ी सी जगह की जरूरत है मुझे, है ना। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लूं? लीजिए, मैं कोशिश करता हूं थोड़ी सी जगह बन पाए, कोशिश करता हूं कि थोड़ा बन पाए। है तो मैंने थोड़ा सा रिड्यूस करके, ठीक है, अब मेरे पास जगह ही जगह है। तो लीजिए, है ना, मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता हूं। और मैंने पी आर ए प्लस ए आर आई बराबर कितना है मेरे पास? 90 डिग्री। तो मैंने क्या करा बच्चों? पी आर ए जो है वो मेरे पास कितना है? 35 डिग्री, 35 डिग्री प्लस एंगल ए आर आई निकाला मैंने, एंगल ए आर आई बराबर कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। एंगल ए आर आई बराबर 90 माइनस 35, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, एंगल ए आर आई ये वाला एंगल कितना आ गया? 55 डिग्री। बट बट मैंने ये कहा कि आर एम बराबर है एम आई के, आर एम बराबर है मेरे पास एम आई के। ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, ये कैसा ट्राइंगल हो गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि जब ये एंगल 55 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा बच्चों? 55 डिग्री का। जिसके कारण अब मैं एंगल आर आई एम को भी क्या बोल सकता हूं? 55 डिग्री, क्योंकि ये किसके बराबर है? एंगल ए आर आई के, ए आर आई की। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैंने प्रॉपर्टी लगा ली है कि जो दो साइड्स इक्वल है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे पास क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। तो अब मैं चलता हूं ट्राइंगल आर आई एम में, इन ट्राइंगल आर आई एम में, है ना। यहां पर मेरे पास तीनों एंगल्स, एंगल एम आर आई, एंगल एम आर आई प्लस एंगल आर आई एम प्लस एंगल आर एम आई, एंगल आर एम आई, तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। और ये दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हैं? 55 प्लस 55 प्लस एंगल आर एम आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया है हमारे पास? 180 डिग्री। 55 प्लस 55 110 डिग्री बराबर प्लस एंगल आर
एम आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 180 डिग्री। एंगल आर एम आई बराबर 180 माइनस 110, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 70 डिग्री। और एंगल आर एम आई जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी एम ए के बराबर है। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल आर एम आई बराबर है हमारे पास किसके, एंगल पी एम ए के, और ये भी बराबर है 70 डिग्री के। तो फाइनली अब मैंने सारे के सारे एंगल्स यहाँ पर निकाल दिए हैं और यही है मेरे प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, यही है हमारा आंसर। क्लियर है, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो ले लें अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो लीजिए ये रहा मेरे पास एक पैरेललोग्राम, यहाँ पर मैंने बनाया एक पैरेललोग्राम। ठीक, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी, और उन्होंने दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो मुझे दे रखा है। मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों 2x और इसको मैं मान लेता हूँ 3x, है ना। अभी मुझे सारे एंगल्स का मेजर निकाल कर बताना है। हम ये बात जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इनकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x प्लस 3x बराबर कितना है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 180 ओवर 5 से इसको मैं कैंसिल करूं तो 5 3 ज़ा 15, 3 इधर गया, 5 6 ज़ा 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया 36। तो अब मेरे पास बच्चों एंगल a बराबर है 2 इंटू 36, यानी कि ये कितना आ गया 22 डिग्री। और एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर, यानी कि ये भी कितना आ गया 72 डिग्री। ठीक, एंगल बी बराबर है मेरे पास 3x, यानी कि 3 इंटू 72, ये बचेगा मेरे पास 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 216 डिग्री। एंगल बी बराबर है किसके, एंगल डी के। एंगल डी बराबर है एंगल बी के, ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 216, 216 तो ज़्यादा आ रहा है यार, 3 इंटू 36 होगा ना, यही लिख रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा यार 216 एंगल क्या है, 3 इंटू 36, 3 इंटू 36, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 108 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 108 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ, ये है हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। और ये भी क्या थे मेरे पास, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और यही है हमारे आंसर। आई होप यहाँ पर समाप्त होता है हमारा सेशन। थैंक यू सो मच बच्चों। तो हम लोगों ने खत्म किया एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हर लिहाज से आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, ना केवल 8th क्लास के लिए वरन आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट जो है वो मेरे लिए अगले चैप्टर के लिए एक मोटिवेशन बन जाता है। अब मुझे बच्चों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आना है, और अच्छी प्रिपरेशन करनी है, और बेहतरीन तरीके से मुझे इसको समझाना है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने रिएक्शंस देते रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टिल देन बाय बाय गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में।